दोस्तों नमस्कार। सत्ता की रोटी जब पलटती है तो कोई समझ भी नहीं पाता है कि किस वक्त रोटी पलट दी गई और उसको जलने से बचा लिया गया, या फिर रोटी जल रही थी और अब उसे पलटना मजबूरी है। यह दोनों दो परिस्थितियां हैं जिसके बीच कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। कल तक राहुल गांधी को लेकर जो जो तंज कसे जाते थे और जिन जिन सवालों का जवाब अलग अलग मंत्रालय संभाले मंत्री देते थे, पहली बार गाज उन्हीं पर गिराने की मजबूरी है। क्योंकि जब चुनाव में जाना है और चुनावी वर्ष शुरू हो चला है तो मैसेज इस देश के सामने ऐसा जाना चाहिए, जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने इस दौर में बिल्कुल नया दांव चला है। याद कीजिए 2019 तक वह बुद्धिजीवियों के बीच यानी इंटेलेक्चुअल के बीच उनकी मौजूदगी रहती थी, लेकिन इस दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी उन प्रोफेशनल्स के बीच में है, उन लोगों के बीच में है, उन आम जनता के बीच है, जहां से एक ही आवाज निकल रही है कि दरअसल मोदी सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर लिया है और उस बंटाधार देश को अगर संभालना है तो इसे समझना जरूरी है। उससे पहले जान लीजिए सिस्टम हमारा है क्या। तो राहुल गांधी चाहे बंगलोर की बसों में घूमे, चाहे वह उस स्कूटर के पीछे सवार हो जाए जो स्कूटर वाला घर घर सामान पहुंचाता है, या फिर स्कूटर और मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक के बीच में जाकर बैठ जाएं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर करें, चाहे वो खेत खलियान में नजर आने लगे और धान की बुआई करते हुए नजर आए। इस दौर में अलग अलग मुद्दों के आश्रय जरा परखने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी ने जिस जिस मुद्दों को उठाया उस मंत्रालय को संभाले हुए मंत्रियों ने राहुल गांधी पर तंज कसा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का जो राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन या कहें राजनीतिक बदलाव जिस तेजी से हुआ है, उसने 3 मैसेज देश के सामने साफ तौर पर रख दिए हैं। पहला मैसेज तो यही है कि राजनीति बिना सरोकार के हो नहीं सकती है, यानी आपके अपने जिंदगी के सरोकार आम लोगों के साथ होने चाहिए। दूसरी बात है, उन आम लोगों के साथ सरोकार आपके तभी होंगे जब आप उनके दर्द में शरीक होंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके भीतर कोई सवाल है तो उन सवालों को सुनने के लिए सत्ता मौजूद है, यानी नेता मौजूद है। तो क्या यह परिस्थिति मोदी सरकार के साथ जनता के बीच कटती चली गई? और शायद यही वजह है कि मोदी अब जिस मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, जिस मंत्रिमंडल को फेंटना चाहते हैं, उसकी फेरिस्त एक एक करके अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो वह दर्जन भर मंत्रालय फिलहाल उस कटघरे में खड़े हैं जहां के मंत्रियों को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। और उस मंत्रालय से जुड़े सवालों को अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी ने बाखूबी उठाया है। तो हम उन मंत्रालयों का जिक्र आपसे करें उससे पहले 2-3 बातें साफ कर लीजिए। क्या राहुल गांधी का प्रभाव राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा होने लगा है कि मोदी सत्ता घबराने लगी है? क्या वाकई जिन सवालों को लेकर जो संवाद अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी कर रहे हैं वह शायद सरकार के लिए मुश्किल हालात बनाते चले जा रहे हैं? और तीसरी परिस्थिति है कि अभी तक जिस रूप में इस देश को चलाया, अगर लगातार विपक्ष उस आवाज को उठा रहा है और जनता भी उसे समझने लगी है, तो क्यों नहीं एक झटके में उसका दोषारोपण उन्हीं मंत्रालयों को संभाले मंत्रियों पर कर दिया जाए, जैसे कर्नाटक में मंत्रियों को टिकट नहीं दिए थे, जैसे गुजरात के भीतर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री को बदल दिया गया और कुछ को चुनाव मैदान में उतरने से भी रोक दिया गया। तो क्यों नहीं यह प्रयोग राजनीतिक तौर पर केंद्र की सरकार के भीतर हो जाए? क्योंकि किसी नेता किसी मंत्रालय की क्या जरूरत है जब पीएमओ अपने आप में सक्षम है और वो काम कर रहा है। और जाहिर है इस दौर में सारे आरोप प्रत्यारोप और किसी पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर ही आए हैं। तो क्यों नहीं समूचे मंत्रिमंडल को इस तरीके से फेंटा जाए जिसके बाद चुनावी वर्ष में जब चुनाव मैदान में
मोदी अपनी सत्ता के साथ उतरे तो मंत्रियों के चेहरे 3 बातों पर गौर करें। पहला, मंत्री वह बने जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन अपने इलाके में मजबूत हो, यानी जिसकी राजनीतिक पहुंच और पकड़ हो, उन नेताओं को लेकर आया जाए। दूसरी परिस्थिति कहती है कि जहां जहां कमजोर हैं या जिन जगहों पर विपक्ष की चुनौती है, वहां से चंद ऐसे लोगों को लेकर आया जाए जिसके जरिए वहां राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाए। और तीसरी परिस्थिति साफ कहती है कि सीधे तौर पर जो भी टेंटेड है, जिस पर कुछ आरोप लगे हैं, जिसने कोई काम नहीं किया है, जिसके मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल जनता के भीतर परसेप्शन के तौर पर उठने लगे हैं,